जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार मद्य निषेध सिपाही का प्रैक्टिस सेट 13 देखेंगे। आपको 1 से लेकर 12 तक प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएगा। और आपको सेट 1 से लेकर सेट 12 में कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। और साथ ही साथ यदि आपको PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर इसके PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, चलिए यहाँ से हम लोग का पहला जो प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि विष्णु प्रभाकर जी के मामा कहाँ रहते थे। तो विष्णु प्रभाकर जी के जो मामा थे वह हिसार में रहते थे। राइट आंसर डी कर लीजिएगा, हिसार में वो रहते थे। चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा का जन्म हुआ। तो चंद्रधर शर्मा का जो जन्म हुआ था वह आपको हिमाचल प्रदेश में हुआ था। राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कभी कभी कांपती हो से कभी का आशय क्या है। यहाँ पर है जो कि कभी कभी कांपती हो, इससे जो वाक्य है इससे कभी का आशय क्या है। तो कभी का इससे आशय है कि भूकंप आने से। ठीक, क्या है, भूकंप आने से जो है पृथ्वी की बात हो रही है कि कभी कभी कांपती हो। ये आपको जो है ये कविता का जो है वहाँ से आपको ये पार्ट लिया गया है, उसमें आपको ये वर्णन अच्छे तरीके से किया गया है कि जब कभी कभी कांपती हो तो ये भूकंप आने से। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का चौथे नंबर है कि कृष्ण कुमार ने निम्न विषयों पर लिखा है। किस पर लिखा है। तो उन्होंने जो है सामाजिक और शिक्षा के इतिहास पर लिखे हैं। राइट आंसर ए होगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का पांचवा प्रश्न है कि कृष्ण कुमार को कब राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो कृष्ण कुमार को जो 2011 में जो है आपको राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था। तो रघुवीर सहाय का जो जन्म होता है, उनका जन्म यहाँ पर लखनऊ में हुआ था। राइट आंसर आप लोग ये कर लीजिएगा, उनका जन्म लखनऊ में हुआ था। अगला जो प्रश्न है हम लोग का कि पंकज बिष्ट का जन्म कहाँ हुआ था। तो पंकज बिष्ट जो थे उनका जन्म मुंबई में हुआ था। राइट आंसर सी कर लीजिएगा, मुंबई में। अगला जो प्रश्न है कि जगदीश चंद्र माथुर की कृति है। तो जगदीश चंद्र माथुर की कृति इनमें से सभी है। ओ मेरे सपने, सरदिया और फिर पहला राजा, ये सभी जो है आपका जगदीश चंद्र माथुर की ये कृति है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 9 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि कृष्ण सोबती का जन्म हुआ था। तो कृष्ण सोबती का जो जन्म हुआ था उनका जन्म गुजरात जो कि ये पाकिस्तान, अब वर्तमान में पहले गुजरात का ही भाग था, अब पाकिस्तान में पड़ता है। तो गुजरात जो है पाकिस्तान में। राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिएगा, ये पहले की बात हो रही है तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि बोरौना से कबीर जी का तात्पर्य है। तो उनका तात्पर्य है संसार पागल हो गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि काव्य में रहस्यवाद लेखक के, यहाँ पर रहस्यवाद के लेखक कौन है। काव्य में जो है रहस्यवाद इसके लेखक पूछा गया है, तो इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद जी के अपूर्ण उपन्यास का नाम बताइए। तो उनके अपूर्ण उपन्यास जो थे आपका मंगलसूत्र था। राइट आंसर डी हो जाएगा। 13 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि दिनकर जी का जन्म स्थान कौन सा है। तो दिनकर जी का जो जन्म है बिहार के सिमरिया गांव है। ठीक, बिहार के रहने वाले थे वो, सिमरिया गांव के। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि प्रभाकर की आत्मकथा का नाम क्या है। विष्णु प्रभाकर की बात हो रही है कि विष्णु प्रभाकर, यहाँ पर विष्णु ने दिया गया है तो उनका जो आत्मकथा का नाम क्या है। ठीक, तो उनका नाम आत्मकथा का पंखहीन नाम था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि परसाई, जबलपुर व रायपुर के प्रकाशित किस अखबारों के पाठकों के प्रश्नों के उत्तर देते थे। तो वह जो है पर कि परसाई जो थे जबलपुर व रायपुर के प्रकाशित किस अखबारों के पाठकों के प्रश्नों के उत्तर देते थे। तो वह जो उत्तर देते थे देशबंधु। राइट आंसर डी हो जाएगा, देशबंधु। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का अंग्रेजी का प्रश्न है, तो ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और यहाँ से हम लोग चलिए मैथ का जो प्रश्न है इसको आपको आंसर टिक करा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपका पहला जो 31 नंबर है DI का प्रश्न है। हालांकि आप लोग इसको बनाइएगा, यदि नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए यहाँ से आपका जो 31 नंबर है, तो 31 का जो राइट आंसर क्या होगा। 31 का राइट आंसर आपको
6 होगा। ठीक, यहाँ पर डिग्री में बात हो रही है। चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर। तो 32 का जो राइट आंसर होगा आपका 2:3 हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोगों का 33 नंबर है। तो 33 नंबर का जो राइट आंसर आपका वो 342 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 34 नंबर है। तो 34 का राइट आंसर आपको 16,000 रुपया हो जाएगा। और फिर यहाँ पर ये देखिए जो 35 नंबर प्रश्न है ये कैलकुलेशन वाला मैथ है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है कि -7 होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 36 नंबर है। तो 36 का राइट आंसर आपको 0.207 होगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला जो 37 नंबर हम लोग का प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर 37 का आपको 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए 38 का जो राइट आंसर हम लोग का होगा वो आपको 6500 रुपया होगा। और फिर यहाँ से हम लोग का 39 है। तो 39 का राइट आंसर आपको 12 किलोमीटर हो जाएगा। और फिर यहाँ से हम लोग का 40 है। तो 40 का राइट आंसर आप लोग 8 सेंटीमीटर कर लीजिएगा। और अगला जो प्रश्न हम लोग का ये साधारण ब्याज का प्रश्न है। तो यहाँ पर बरसों यहाँ पर 41 का जो आपका राइट आंसर होगा वो यहाँ पर 10% हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ब्याज प्राप्त करें तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितना 10%। चलिए अगला प्रश्न है कि 8 सोने के सिक्कों का औसत जो भार है वो 20 ग्राम प्रति सिक्का है। तो चांदी के 12 सिक्कों का औसत भार 35 ग्राम प्रति सिक्का है। तो 20 सिक्कों के लिए प्रति सिक्का औसत भार कितना होगा? तो यह औसत भार 29 ग्राम होगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 49 नंबर ये प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1725 रुपये में बेचा जाता है। तो यदि 15% हानि पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य इसका 1275 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 44 नंबर। तो 44 का राइट आंसर आपको 198/7 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और यहाँ पर याद रखना है आपको जो पाई का मान है वो 22/7 लेना है। ठीक, चलिए अगला जो 45 नंबर ये हम लोग का मैथ का अंतिम प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 34.25 होगा। राइट आंसर आप लोग इसमें ए कर लीजिएगा। ठीक, चलिए हम लोग यहाँ से अपने जो है जीके के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है कि आधि ऐतिहासिक काल की समय अवधि कितनी है? तो आधि ऐतिहासिक की बात करेगा तो यह इसका जो समय अवधि था आपको 3000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक था। ईसा पूर्व तक। ठीक, 3000 से लेकर 600 जो ईसा पूर्व तक था यह आदि ऐतिहासिक का काल रहा। चलिए अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उसका सामाजिक व्यवस्था का जो मुख्य आधार था व्यवस्था का जो मुख्य आधार था वह आधार आपका परिवार था। ठीक, यहाँ पर इसका सामाजिक का जो व्यवस्था का मुख्य आधार तो परिवार। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से 48 नंबर हम लोग का है कि बौद्ध धर्म की तीसरी बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो बौद्ध धर्म की जो तीसरी बौद्ध संगति है ये आपको पाटलिपुत्र में हुआ था। और ये अशोक राम विहार में। ठीक, ये पाटलिपुत्र का एक जगह है अशोक राम विहार, वहीं पर जो है तीसरी बौद्ध संगति हुआ था। अगला प्रश्न देखा जाए 49 नंबर की सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ लेखों में किसे रानी का यहाँ पर अभिलेख भी कहा जाता है? तो रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। देखिए किसको कहते हैं, यहाँ पर जो आपका प्रयाग स्तंभ लेख को जो है आपको कौशाम्बी में इसको रानी के अभिलेख भी कहते हैं। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? तो फ्रांस के जो राज्य क्रांति है यह लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि औपनिवेशिक काल के दौरान अमेरिका निम्न में से किसका उपनिवेश था? तो अमेरिका जो उपनिवेश था वह ब्रिटेन का। राइट आंसर डी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न है यहाँ से 53 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि गांधी जी ने नील किसानों के समर्थन में सत्याग्रह का भारत में सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो यह सत्याग्रह जो है सर्वप्रथम चंपारण जिले के बिहार में हुआ था। ठीक, बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। अगला आपका राइट आंसर इसमें बी कर लीजिएगा। और चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र के घटक नहीं है? तृतीयक क्षेत्र का घटक कौन सा नहीं है? तो देखिए जो गैस एवं जल आपूर्ति है यह तृतीयक क्षेत्र का घटक नहीं है।
अगला प्रश्न है कि पूर्ति की लोच का मूल्य परास होता है। तो पूर्ति की जो लोच परास का जो मूल्य होता है यह आपका इकाई से अनंत होता है। क्या होता है? इकाई से अनंत होता है। अगला जो प्रश्न है कि भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए यहाँ पर आपको थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो केंद्र सरकार के राजस्व का जो स्रोत इसमें से नहीं है वह है आपका कृषि आय कर जो है, ये केंद्र सरकार का जो स्रोत कर का स्रोत नहीं है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि ट्रेड पॉइंट के स्थापना का उद्देश्य है। तो ट्रेड पॉइंट के जो स्थापना का उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य की हम लोग बात करें तो आयात और निर्यात संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान जो करने वाले देश है। ठीक, ये ट्रेड पॉइंट यानी कि आयात और निर्यात संबंधी सूचनाओं आदान प्रदान करने वाला देश। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न यहाँ से 59 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में भारत की कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? ठीक, बिहार में जो कुल भारत के कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो यहाँ पर 8.60% जो है बिहार में जनता निवास करती है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि बिहार के नगरीय क्षेत्रों में प्रमुख स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्या है? तो यह समस्याएं जो है आपका जल स्रोतों का प्रदूषित होना, कुपोषण का विस्तार और फिर यहाँ पर प्रदूषित जनित रोगों का विस्तार, एक से जो सभी है ये बिहार के नगरीय क्षेत्रों का प्रमुख स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई? तो प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण जो है यहाँ पर आपको कार्यपालिका के जो शक्तियों में वृद्धि हुई। ठीक, राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, कार्यपालिका के शक्तियों में वृद्धि हुई। नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न यहाँ से 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए कौन सा सिद्धांत अपनाना अनावश्यक है? ठीक, यहाँ पर प्रश्न है कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए कौन सा सिद्धांत अपनाना आवश्यक है? तो यह देखिए यहाँ पर विशेष आवश्यकताओं का विशेष ध्यान देना, ये जो सिद्धांत है अपनाना आवश्यक है। ठीक, ऑप्शन ए में आपका ए राइट आंसर हो जाएगा 62 का। चलिए 63 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है यहाँ से, यह प्रश्न कह रहा है कि संप्रभुता व नागरिक लोकतांत्रिक अधिकारों का मुद्दा सर्वप्रथम किस प्रांत में उठाया गया था? तो सबसे पहले ये जो मुद्दा आपको उठाया गया था यह फ्रांस की क्रांति में यह मुद्दा उठाया गया था कि संप्रभुता व नागरिक लोकतांत्रिक अधिकारों का मुद्दा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के आदर्शों में क्या अंतर्निहित है? तो इसमें आपको जो अंतर्निहित है न्याय और समानता, ये अंतर्निहित है। अगला जो प्रश्न है कि सांस्कृतिक अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सांस्कृतिक अधिकार जो है निम्नलिखित में से धार्मिक शिक्षा पाने का अधिकार जो है ये आपको सांस्कृतिक अधिकार निम्नलिखित है। ठीक, यानी कि यही है। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो भारत में जो निर्वाचन आयोग का गठन है बिल्कुल यह किया गया है अनुच्छेद 324 के द्वारा यह किया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि राष्ट्र किस प्रकार समूह की पहचान सुनिश्चित करता है? तो जो राष्ट्र है आपको राजनीतिक अस्तित्व के द्वारा यहाँ पर जो राष्ट्र की पहचान सुनिश्चित करता है। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? कौन सा उर्वरक जो है एक खनिज नहीं है? तो इसमें जो टंगस्टन है आपको एक खनिज नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि वैश्विक कपास उत्पादक में भारत का हिस्सा ... से अधिक है। तो वैश्विक जो कपास उत्पादक के क्षेत्र में जो भारत का हिस्सा है वो 1/3 से भी अधिक है। चलिए अगला जो प्रश्न है कि बैथोलिथ, यहाँ पर बैथोलिथ से तात्पर्य है, तो बैथोलिथ से तात्पर्य है ग्रेफाइट चट्टानें। अगला प्रश्न है कि तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? तो तेज हवाओं के द्वारा जो है बलुई मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है। ठीक,
चलिए अगला जो प्रश्न है कि 1 घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी होगी। तो 1 घंटे में जो समयांतर में देशांतर दूरी होगी वह दूरी आपका 15 डिग्री होगा। कितना होगा? 15 डिग्री। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। ठीक, पहला है कि भूगोल का संबंध पृष्ठ यहाँ पर भूपृष्ठ के अध्ययन से है। दूसरा है कि जयमंडल को भूपृष्ठ के अंतर्गत शामिल किया जाता है। चलिए और हम लोग देखते हैं और क्या है। तीसरा यहाँ से हम लोग का है कि भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षण धीरे धीरे परिवर्तित होते हैं। और चौथा जो हम लोग का है कि भूपृष्ठ के सांस्कृतिक लक्षण तेज़ी से परिवर्तित होते हैं। तो इसमें हम लोग का खोजना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो इसमें हालांकि हम लोग बात करते हैं तो ये सभी जो स्टेटमेंट आपका सही दिया गया था। ठीक, यहाँ पर भी 2 सही है और यहाँ से भी आपका जो है ये भी 73 का जो 2 है ये भी सही है। तो इस बुक में से आपका सभी सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा महासागर अटलांटिक महासागर। ठीक, अटलांटिक का जो महासागर ये सबसे छोटा है। राइट आंसर आप लोग यहाँ से सबसे छोटा यहाँ पर अटलांटिका नहीं, यहाँ से थोड़ा सा आप लोग कर लीजिएगा, ये आर्कटिका है। ठीक, आर्कटिक जो महासागर है ये सबसे छोटा है, अटलांटिका नहीं, आर्कटिका हो जाएगा। ठीक, इसमें थोड़ा सा दोनों के नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, तो कोई बात नहीं, आप लोग इसको जो आर्कटिक को राइट आंसर कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि मरुद्वीप पे संबंधित है। तो मरुद्वीप जो ये संबंधित है आपको रेगिस्तान से। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि किस देश ने विश्व के सबसे तेज़ बुलेट ट्रेन का परिचालन आरंभ किया। तो यह जो आरंभ किया गया है चीन के द्वारा। ठीक, सबसे तेज़ जो बुलेट ट्रेन का परिचालन आरंभ किया गया है वो चीन के द्वारा। और अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि प्रसिद्ध ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने जुलाई 2021 में भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ स्थापित किया। तो पहला जो डिजिटल केंद्र है ये सूरत में स्थापित किया। किसने? अमेजन ने। ठीक, अगला जो प्रश्न है कि किसानों के लिए एकल खिड़की सुविधा केंद्र की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य। तो एकल, यहाँ पे एकल खिड़की जो सुविधा है ये आपको याद रखना है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया? झारखंड राज्य सरकार के द्वारा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 79 नंबर प्रश्न है कि एक न्यूटन मुक्त अवस्था में क्षय होकर बनाता है। तो वह मुक्त अवस्था में क्षय होकर आपको एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक एंटी न्यूट्रॉन को उत्पन्न करता है, बनाता है। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि पादपों में वृद्धि किस ऊतक के कारण होती है। तो पादपों में जो वृद्धि है ये आपको विभाज्य ऊतक के कारण होती है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी धातु का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जो बीटा है तो इसका आयतन प्रसार गुणांक क्या होगा। तो उसका जो आयतन प्रसार गुणांक होगा वो आपका 3 बीटा बाई 2 होगा। आंसर आपका जो है सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन डॉट की खोज के लिए प्रसिद्ध है। तो ये किसका खोज किया था? ये बिजली का खोज किया था। जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है ये बिजली का खोज किया था। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 82 यहाँ से 83 नंबर प्रश्न है, कह रहे कि श्यान द्रव्य में सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का त्वरण। तो श्यान द्रव्य से सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का जो त्वरण होता है वो आपका 0 होता है। राइट आंसर कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है कि कॉपर टी का कार्य है। तो कॉपर जो टी है इसका मुख्य कार्य है निषेचन रोकना। ठीक, यहाँ पर कॉपर टी का जो काम है वो निषेचन रोकना, ये आपको बायोलॉजी का प्रश्न है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है। तो सामान्य जो वायुमंडलीय दाब होता है आपको 760 मिलीमीटर, यहाँ पर मिलीमीटर पारा स्तंभ होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति के कारण तंत्रिका कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है तंत्रिका कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है, ये आपको सेंड्रोसोम के, यहाँ पर सेंड्रोसोम के क्या बोलते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित कोशिका में से किसकी अनुपस्थिति में। तो सेंड्रोसोम की कोशिका के अनुपस्थिति में जो है तंत्रिका कोशिका विभाजन नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि कोशिका में निम्न में से कौन सी यहाँ पर पाचन थैली कहलाती है। कोशिका में कौन सी पाचन थैली कहलाती है। तो इसमें जो आपका लाइसोसोम होता है ये कोशिका का पाचन थैली कहलाता है।
अगला प्रश्न है कि विशाल रेडवुड ट्री सिकुआ होता है। तो ये जो सिकुआ है यहाँ पर, इसको सिकुआ होता है, क्या होता है, यह है आपको अनावृति बीजी होता है। ठीक, ये अनावृत बीजी होता है जो सिकुआ होता है, जिसको रेडवुड ट्री कहते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि टाइप 2 मधुमेह किन में अधिक पाया जाता है। तो टाइप 2 का जो यहाँ पर इसका भी स्टेज होता है, तो इस यहाँ पर टाइप 2 वाला जो स्टेज सबसे अधिक देखने को मिलता है आपको 40 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में। ठीक, जिसकी उम्र 40 से अधिक हो गया उसमें आपको जो है टाइप 2 का मधुमेह देखने को मिलेगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि किसी पिंड का पर यहाँ पर पलायन वेग उसके किस पर निर्भर करता है। तो देखिए, किसी पिंड का जो पलायन वेग होता है वह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, किसी पिंड का पलायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर व पादपों में पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा क्रमशः होती है। तो मानव शरीर में जल जो होता है आपको 65%, और जो यहाँ पर आपको पादपों यानी कि पेड़ पौधों में 95%। तो इसका अनुपात 65+65 हो जाएगा। ठीक, 95 पादप के लिए, 65 मनुष्य के लिए। चलिए, अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि जब कोई बैटरी से जुड़ा तार धारा के कारण गर्म हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती है। तो देखिए, इसमें जो आपका राशि नहीं बदलेगी वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कभी नहीं बदलेगी। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 93 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि सामान्य बोलचाल में जो उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता होती है। तो सामान्य बोलचाल में जो ध्वनि की उत्पन्न तीव्रता होती है आपको 40 से 60 डेसिबल के बीच होती है। ठीक, राइट आंसर यहाँ पर 40 से 60 जो है डेसिबल, यहाँ पर जो ध्वनि का वेग होता है वो डेसिबल में मापा जाता है। तो यहाँ पर डीबी शॉर्टकट लिखा गया है। ठीक, चलिए, अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 94 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग पोस्ट्री एवं केक तैयार करने के लिए कहते हैं। यहाँ पर पोस्ट्री एवं केक तैयार करने के किसका उपयोग किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि कार्बनिक यौगिकों के अनुप्रयोग कौन से इसमें दिखाई देते हैं। तो यह जो दिखाई देते हैं आपको कपड़ों और रंगाई में, बहुलक और जैविक अणु में, और रंगाई और दवाइयों, ये सभी में जो होता है कार्बनिक यौगिकों का अनुप्रयोग होता है। ठीक, अगला जो प्रश्न है कि विटामिन के का उपयोग डॉट 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 के लिए किया जाता है। तो विटामिन के का जो उपयोग है आपको थ्रोम्बोलास्टिन, यहाँ पर थ्रोम्बोलास्टिन के गठन के लिए किया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का उदाहरण नहीं है। ठीक, विलयन का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है। तो जल में जो बेंजीन है ये विलयन का उदाहरण नहीं है। अगला जो प्रश्न है कि एक यौगिक द्वारा वातावरण में क्रिस्टलीय के, यहाँ पर क्रिस्टलीकरण के पानी के हानि को डॉट 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 कहा जाता है। तो उस पानी के हानि को यहाँ पर फूलना कहते हैं। क्या कहते हैं, एक यौगिक द्वारा वातावरण में क्रिस्टलीकरण, यहाँ पर क्रिस्टलीकरण के पानी की हानि को फूलना कहते हैं। आपको राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए, अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रभावित व्यक्तियों के मल को यहाँ पर पीने के पानी के साथ मिलने से फैलता है। यानी कि पीने के पानी यहाँ से जो पानी से फैलने वाला रोग कौन सा है। तो इसमें आपका जो हैजा होता है आपको मल यानी कि गंदे पानी को पीने से फैलता है। ठीक, चलिए, अगला जो हम लोग का अंतिम प्रश्न है आपका 100 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कमरे के तापमान पर मेथेनॉल एवं एथेनॉल की भौतिक अवस्थाएं क्रमशः है। तो कमरे के ताप पर जो मेथेनॉल और एथेनॉल की भौतिक अवस्थाएं हैं वह क्रमशः गैस और वाष्पशील, यहाँ पर द्रव्य होगा। ठीक, गैस और वाष्पशील द्रव्य है। जो मेथेनॉल होगा वो गैस होगा, एथेनॉल होगा जो वाष्पशील द्रव्य होगा। तो राइट आंसर इसमें हम लोग बी कर लीजिएगा आप लोग। और इसमें हम लोगों का जो 100 प्रश्न है वो कंप्लीट कर लिए। और ये प्रैक्टिस जो सेट हम लोग का था 13 था, और जो सेट 14 है जल्दी प्रोवाइड की जा सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।